हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो लास्ट क्लास में भी हमने थोड़ी सी बात की थी कि जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आज डिटेल में करते हैं क्या होता है ये स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम कुछ ऐसा मानते हैं, जैसे लास्ट क्लास में भी हमने किया था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये मान लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर जगह बराबर बराबर है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। इसके अंदर मैंने एक डाइपोल रखा हुआ है। हर डाइपोल की डाइपोल मूवमेंट होती है पी वेक्टर, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। लेट से ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे रखा हुआ है। तो ये थीटा एंगल क्या होगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा ये थीटा एंगल क्या होगा कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? सिर्फ इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स भी जीरो होनी चाहिए एंड नेट टॉर्क भी जीरो होनी चाहिए। नेट टॉर्क का सम भी जीरो होना चाहिए, फोर्स का सम भी जीरो होना चाहिए। फोर्स जीरो है, इसका मतलब होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, कि आगे पीछे कहीं नहीं जाएगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और नेट टॉर्क जीरो है, इसका मतलब होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ये घूमेगा भी नहीं। तो इक्विलिब्रियम अगर होना है तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम हो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। चलिए, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात की थी हमने लास्ट क्लास में। डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो पोटेंशियल एनर्जी आती है माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई, या फिर माइनस का साइन तो जरूर लेना है, पी ई कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये होता था डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी। और फाइनल सा कितना आया? माइनस पी ई कॉस थीटा। चलिए जी, स्टेबल अनस्टेबल का क्या फंडा है वो देखते हैं। तो इक्विलिब्रियम का तो मतलब होता है नेट फोर्स जीरो होनी ही होनी चाहिए। तो कब बोलेंगे स्टेबल, कब बोलेंगे अनस्टेबल? एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। ग्राउंड के ऊपर मैंने एक बाउल ऐसे रखा हुआ है, एंड ग्राउंड के ऊपर एक और बाउल ऐसे रखा हुआ है। इस बाउल में एक बॉल रख दी, ये इसी तरह इस बाउल के ऊपर भी एक बॉल रख दी है। अब ये दोनों आराम से रेस्ट में रुकी हुई है, दोनों इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में बाउल के ऊपर ऐसे ऐसे रखी हुई है, कोई कहीं नहीं हिल रही। नेट फोर्स कितना है दोनों के ऊपर? जीरो। लेकिन दोनों ही इस टाइम इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पे भी नेट फोर्स कितना है? जीरो। और इस सिचुएशन में भी नेट फोर्स कितना है? जीरो। अब एक स्टेबल है एक अनस्टेबल है, ये क्या फंडा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है अगर मैं इस बॉल को, जिसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, जरा सा हिलाता हूँ, तो जरा सा इधर करके अगर छोड़ देता हूँ तो ये वापस ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हुए वापस यहीं पे आके रुक जाएगी। इसीलिए इसको बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन इस वाली बॉल को, जो सेकंड एग्जांपल में बॉल ली है हमने, इसको अगर मैं हल्का सा भी हिला देता हूँ तो ये वापस कभी ऊपर नहीं आएगी, ये आराम से नीचे चली जाएगी और यहाँ पे जाके कहीं रुक जाएगी, या और आगे चलती रहेगी ग्राउंड के ऊपर। तो मतलब अपने आप से दोबारा से ऊपर नहीं आ सकती। और इस वाले पहले एग्जांपल में क्या था? अगर मैं इस बॉल को हल्का सा इक्विलिब्रियम से हिलाता हूँ तो ये वापस यहीं पे आ जाएगा, तो इसलिए इसको बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। और सेकंड एग्जांपल में अगर मैं इसको हल्का सा भी हिलाता हूँ इसकी जगह से बॉल्स को, तो ये वापस कभी ऊपर नहीं आएगी, ये ऊपर से नीचे यहाँ या यहाँ कहीं गिर जाएगी, तो इसलिए इसको बोला जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जस्ट एक एग्जांपल है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, और ये एग्जांपल है स्टेबल इक्विलिब्रियम का। तो इक्विलिब्रियम दोनों है। इस टाइम स्टार्टिंग में नेट फोर्स जीरो था, लेकिन स्टेबल कब होता है? जब उसको उसकी पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से हिलाया जाए, वापस आ जाए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, वापस ना आए तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चलिए जी, अब जो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे बॉल ग्राउंड पे रखी हुई है, तो ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मिनिमम। इसीलिए मैंने कहा था लास्ट क्लास में, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। यहाँ रखा हुआ है इसको किसी हाइट पे, तो हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? अगर ये नीचे ग्राउंड है तो इसको किसी हाइट पे रखा हुआ है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम या ज़्यादा, जीरो तो नहीं होती। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है।
कोई भी चीज़ कहाँ पे रहना पसंद करती है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहना पसंद करती है। अगर बॉल को हल्का सा ऊपर से हिलाएंगे तो ये नीचे आ जाएगी। तो किसी भी चीज़ की टेंडेंसी क्या होती है, वो जल्दी से जल्दी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में चली जाए, यानी कि स्टेबिलिटी में चली जाए। स्टेबल इक्विलिब्रियम में चीज़ रहना पसंद करती है। एग्जाम्पल 2 वाली बॉल को मैं हल्का सा हिलाऊंगा तो वो जल्दी से जल्दी नीचे आ जाएगी, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम में आना चाहेगी। आपको जब गुस्सा आता है तब भी आप शांत हो कभी कभी, तो जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आपका क्या मन करता है? तो आप में उस टाइम एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, आप अनस्टेबल होते हो। अनस्टेबल कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रखा है, आप में बहुत एनर्जी है, आप जल्दी से जल्दी किसी ना किसी चीज़ पे गुस्सा उतार देते हो, तो आप क्या हो जाती है, आपकी एनर्जी कम हो जाती है, तब आप स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाते हो। आपको गुस्सा नहीं आ रखा, कई बार आप तब भी चुप होते हो, जब आपको बहुत गुस्सा आ रखा होता है आप तब भी चुप होते हो। तो जब आपको बहुत गुस्सा आ रखा है तब आप अनस्टेबल हो, अनस्टेबल। तो आप जल्दी से जल्दी क्या चाहते हो कि स्टेबिलिटी में आओ, मतलब सारा गुस्सा किसी ना किसी चीज़ पे उतार दो, तब आपकी एनर्जी कम हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। तो किसी भी चीज़ की जनरल टेंडेंसी क्या होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आना, ना कि अनस्टेबिलिटी के अंदर रहना। चलिए अब इसको वापस से अपने टॉपिक में रिलेट करते हैं। तो अभी हमने जब देखा था पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर। चलिए जी अब फटाफट से फिर से एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। अब मैं डाइपोल में आता हूँ, डाइपोल के साथ रिलेट करता हूँ इसको। तो ये थी जी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके अंदर मैंने अब डाइपोल रखा। डाइपोल ऐसे रखा जाता है, नेगेटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर। तो सच डैट डाइपोल मोमेंट कहाँ है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। दोनों में एंगल कितना है, पी वेक्टर में और ई वेक्टर में एंगल कितना है जी, 0 डिग्री। इस वाले केस में सेकंड एग्जांपल में पॉजिटिव चार्ज इधर है, नेगेटिव चार्ज उधर है। अब बताइए डाइपोल मोमेंट कहाँ है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। अब बताइए पी और ई में एंगल कितना है, 180 डिग्री। चलिए जी अब तीन चार वो टर्म्स देखते हैं। सबसे पहली टर्म है फोर्स। तो नेट फोर्स, नेट फोर्स, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कहाँ फोर्स लगती है, क्यूई। नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कहाँ लगती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्यूई। तो दोनों ही केसेस में नेट फोर्स कितनी है, क्यूई राइट में, क्यूई लेफ्ट में। तो नेट फोर्स कितनी हो गई जी, 0। ठीक है जी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो कंफर्म हो गया, नेट फोर्स कितनी है, 0 न्यूटन। इस वाले केस में देखते हैं नेट फोर्स। तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्यूई। एंड पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगी, क्यूई। इसमें इस तरह से फोर्सेस लग रही है, नेट फोर्स देखना है तो क्यूई राइट में भी लग रही है, क्यूई लेफ्ट में भी लग रही है, तो नेट फोर्स अभी भी कितना हो गया, दोनों ही केस में ट्रांसलेशनल तो इक्विलिब्रियम में है, ये डाइपोल आगे पीछे कहीं नहीं जाएगा, यहीं खड़ा रहेगा। टॉर्क वाला देखते हैं अब। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, पी क्रॉस ई, यानी कि पी ई साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। एंगल कितना है दोनों में, 0। साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0। 0 इंटू एनीथिंग 0। तो नेट टॉर्क भी 0 लगी, यानी रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इस केस में देखते हैं नेट टॉर्क। भाई टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी क्रॉस ई। पी क्रॉस ई का मतलब पी ई साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। इस बार एंगल कितना है, 180 डिग्री दोनों में, पी और ई में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डाइपोल मोमेंट थी, दोनों में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो साइन 180 भी 0 होता है, 0 इंटू एनीथिंग 0। तो दोनों ही केसेस में नेट फोर्स भी 0 है, नेट टॉर्क भी 0 है। तो इसका क्या मतलब हो गया, इक्विलिब्रियम। इसी तरह इसका भी क्या मतलब हो गया, इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल अनस्टेबल वाला फंडा देखते हैं। थर्ड चीज होती है जी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस पी डॉट ई, यानी कि माइनस पी ई कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। इस बार एंगल है 0 डिग्री, कॉस 0 होता है 1, कॉस 0 होता है 1। तो ये आंसर आया माइनस पी ई, यानी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आई है, नेगेटिव आई है, तो माइनस पी ई मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए इस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहा जाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम दोनों है, क्यों, क्योंकि फोर्स भी 0 है, टॉर्क भी 0 है, इक्विलिब्रियम तो वहीं से हो गया।
स्टेबल है या अनस्टेबल है वो पोटेंशियल एनर्जी से पता लगता है। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला होता है जी माइनस पी डॉट ई। फॉर्मूला लगाया पी ई कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। एंगल है 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। -1 माइनस पी ई कितना हो गया प्लस पी ई, मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। तो क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, नेट टॉर्क जीरो है, इसलिए इक्विलिब्रियम। और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है इसलिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो है बट अनस्टेबल है। छोटा सा एग्जांपल आपने देख ही लिया था अभी पहले। अनस्टेबल का क्या मतलब होता है, जब पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। अब इसको डाइपोल में ये हो गई इसकी डायमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन, डायग्राम की फॉर्म में बनाना है तो ये हो गई, फिगर हमने बना दी। अब जरा इसको रिलेट करते हैं उसी एग्जांपल से जो हमने अभी लिया था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कुछ ऐसी सिचुएशन समझो कि बॉल बिल्कुल नीचे रखी हुई है, जरा सा हिलाया वापस आ जाए अगर, तो उसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबिलिटी का एग्जांपल हमने क्या लिया था, बॉल को टॉप पे रखा हुआ है, जरा सा इसको हिलाया तो ये कभी वापस नहीं आएगी, नीचे गिर जाएगी। तो इसको मैं रिलेट करता हूँ इन दो एग्जांपल से जो हमने अभी अभी लिए हैं। चलिए जी बहुत ध्यान से देखना। तो ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी मैं कह रहा हूँ मैंने नीचे लिख दिया है, अब उसको भी रीड कर लेना। ये है जी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा हुआ है डाइपोल। एक रखा था पहले वाला डाइपोल मैंने ऐसे रखा था, नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज इधर। सेकंड केस में मैंने रखा नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज इधर। सच दैट डाइपोल की डायरेक्शन हमेशा होती है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। यहाँ दोनों में पी वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना था 180 डिग्री, और डाइपोल की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे पी वेक्टर और ई वेक्टर में एंगल कितना है 0 डिग्री। अब बहुत ध्यान से इमेजिन करना, नेट फोर्स तो जीरो था ही था, नेट फोर्स इस पे भी कितना है क्यू इधर और क्यू इधर। जरा सा आप अपने आप से भी वैसे इमेजिन करिए, एक रॉड को आप एक एंड से राइट में खींच रहे हैं और एक एंड से आप लेफ्ट में खींच रहे हैं। ठीक है जी, इस रॉड को, ये रॉड है, इस रॉड को आप एक तरफ एक एंड राइट में खींच रहे हैं, एक एंड लेफ्ट में खींच रहे हैं। अब अगर इस रॉड को मैं जरा सा हिला देता हूँ, मान लीजिए ये रॉड मैं ऐसे ले आया, हल्का सा मैंने घुमा दिया इसे एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में, मैंने इसे घुमा दिया, तो बताइए ऊपर वाले चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगी, इधर लगेगी क्यू ई। एंड नीचे वाले चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगी, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फोर्स लगाती है पीछे। तो ये वापस से कहाँ घूम के आ जाएगा, जब इस चीज़ पे ऐसे फोर्स लगेगी तो ये वापस से घूम के वहीं आ जाएगा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। मतलब क्लॉकवाइज एक टॉर्क लगेगी। मैंने पहले क्या लगाई थी, ये मैंने लगाई थी पहले एक्सटर्नल टॉर्क, बाहर से टॉर्क लगा के इसको थोड़ा सा घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज, तो वापस से इस पे एक टॉर्क लगी। ये टॉर्क कौन सी थी, रीस्टोरिंग टॉर्क, जो कि इसको वापस ले आई अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। तो अगर हमने इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा हिलाया एंटी क्लॉकवाइज, तो एक क्लॉकवाइज टॉर्क लगी जो इसको बैक ले आई, वापस ले आई अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। जबकि दूसरे एग्जाम्पल में देखो, इस पे पहले फोर्स कहाँ लग रही है, नेगेटिव चार्ज पे लगती है ऐसे, पॉजिटिव चार्ज पे लगती है ऐसे, तो ये दो फोर्सेस ऐसे ऐसे लग रही थी। अब जरा सा इस रॉड को मैं हिलाता हूँ, अभी तो ये कहीं नहीं जा रही, अब अगर मैं इस रॉड को हल्का सा हिला देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में, तो बताइए इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगी और पॉजिटिव पे कहाँ लगेगी। नेगेटिव पे लगेगी इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव पे लगेगी इस डायरेक्शन में। तो क्या होगा, ये मैंने हल्का सा घुमाया था एक्सटर्नल टॉर्क देके, लेकिन अब जो फोर्सेस लगेंगी, ये फोर्स ऐसे लगेगी, ये फोर्स ऐसे लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा अपने आप घूम के इधर ऐसे आ जाएगा। मतलब थोड़ी ही देर बाद सिचुएशन क्या आएगी कि नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, और ये वापस से स्टेबल इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो जरा सा हिलाने की देर थी, सेकंड वाले एग्जाम्पल में जरा सा अगर मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज हिला दिया, तो एंटी क्लॉकवाइज ही टॉर्क लगी और जो उसको रोटेट कर गया, पूरा ही रोटेट अवे फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अच्छे से इमेजिन करके देखिए फोर्सेस की डायरेक्शन क्या थी पहले वाले एग्जाम्पल में और सेकंड वाले एग्जाम्पल में।
चलिए जी, ये वाला टॉपिक हमारा पूरी तरह से खत्म हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास इस टॉपिक की लास्ट डेरिवेशन है ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू स्मॉल डाइपोल। स्मॉल डाइपोल की वजह से हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली थी, एक्सियल पॉइंट पे, फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पे, फिर एनी पॉइंट पे। आज हमें स्मॉल डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल वी। पहले हम ये डेरिवेशन कर चुके हैं, तब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली थी, एक्सियल पॉइंट पे अलग, इक्वेटोरियल पॉइंट पे अलग और एनी पॉइंट पे अलग। एक्सियल पॉइंट पे छोटे डाइपोल की वजह से आंसर आता था तब 2 kp/r³। इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आता था छोटे डाइपोल की वजह से kp/r³। आज हमें पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। चलिए जी, सिचुएशन समझते हैं। पहले ही बोल दिया उन्होंने स्मॉल डाइपोल है, तो फिगर बहुत ध्यान से, छोटा डाइपोल है बट मुझे इसे आपको अच्छे से दिखाने के लिए बड़ा बनाना पड़ रहा है। तो ये लेट डाइपोल की डाइपोल मोमेंट क्या होती है, p वेक्टर, एंड ये डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, 2a। तो a इधर, a इधर, सेंटर से r डिस्टेंस दूर, थीटा एंगल पे एक p पॉइंट है जी। इस p पॉइंट पे नेट पोटेंशियल निकालना है। जो नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है वो a पॉइंट पे रखा हुआ है, जो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है वो b पॉइंट पे रखा हुआ है। इतना हमें गिवन था, बाकी और कुछ गिवन नहीं है। एक हमें ये बात भी पता है कि r इज ग्रेटर देन a, क्योंकि डाइपोल छोटा है तो a लेंथ बहुत छोटी है r के मुकाबले में। चलिए जी, अब मुझे निकालना है पोटेंशियल। हमें याद है किसी भी चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R। पॉजिटिव है तो प्लस KQ/R, नेगेटिव है तो माइनस KQ/R। पोटेंशियल की डायरेक्शन नहीं होती, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q इज, तो पोटेंशियल कितना होगा P पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज की वजह से -KQ/AP। ठीक है जी, तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस Q की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, प्लस KQ/डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना BP। अब ये सारी गेम AP और BP डिस्टेंस निकालने की ही है, तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा P पॉइंट पे, KQ/BP माइनस KQ/AP। तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3, और हमें अब AP BP डिस्टेंस निकालने हैं। चलिए जी, अब मैंने क्या किया, ये लाइन को अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन से थोड़ा प्रोड्यूस कर दिया। फिर A पॉइंट से एक परपेंडिकुलर गिराना है इस लाइन के ऊपर, इसको नाम दे देना है M। इसी तरह B पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर गिराना है और इसको नाम दे देना है N। इस बीच वाले पॉइंट को नाम देते हैं हम O। अच्छा जी, अब अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा के ओपोजिट, वर्टिकली ओपोजिट से ये भी थीटा हो गया। चलिए जी, तो अब यहां से आपने देखना है ध्यान से कि इन राइट एंगल ट्राइंगल AMO, AMO ध्यान से देखते चलिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल है AMO, तो ये कुछ ऐसा ऐसा है, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये एंगल है थीटा, ये है A, ये है A पॉइंट, ये है M पॉइंट, ये है O पॉइंट, ये है परपेंडिकुलर। तो ये डिस्टेंस था AO, डिस्टेंस है A। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, फिर दोबारा देखिए, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये हाइपोटेन्यूज दे रखी है आपको A और एक एंगल दे रखा है थीटा, जिसके साथ एंगल बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा हाइपोटेन्यूज ब्रेक होती है, जिसके साथ एंगल बनता है वो हमेशा होता है A cos थीटा, एंड जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा वो हमेशा होता है A sin थीटा। जिसके किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा हाइपोटेन्यूज ब्रेक होती है, जिसके साथ एंगल बनता है वो हमेशा कॉस आता है, जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा वो हमेशा साइन आता है। तो कहने का मतलब, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये A ब्रेक हुआ,
और ये वाला डिस्टेंस कितना आया जिसके साथ थीटा एंगल बन रहा है, ए कॉस थीटा, एंड ये साइड कितनी आई दूसरी वाली, ए साइन थीटा। चलिए जी, नाउ इसी तरह एक और राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल, आप फिगर बड़ी बनाना जब भी कॉपी पे बनाओ, अच्छी बड़ी सी फिगर, ताकि सब कुछ क्लियरली आपको नजर आए। तो बी एन ओ राइट एंगल ट्रायंगल में फिर से देखिए, ये जो ए है ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज हमेशा ब्रेक होती है, जिसके साथ एंगल बन रहा है वो हमेशा क्या होता है, कॉस। तो ये कितना आ गया, ए कॉस थीटा, एंड दूसरी साइड कितनी आ गई, ए साइन थीटा। चलिए जी, अब तो सिंस बहुत ध्यान से देखना, सिंस इन राइट एंगल ट्रायंगल AMO जो राइट एंगल ट्रायंगल था, अगर मैं ये बोलूं AO स्मॉल, AO स्मॉल है, छोटा है, कैसे पता लगा? क्योंकि हमने माना हुआ है डाइपोल छोटा है, डाइपोल छोटा है तो इसका क्या मतलब हुआ, R इज ग्रेटर देन A, मतलब A बहुत छोटा है। A अगर बहुत छोटा है, AO स्मॉल है, A छोटा है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल AMO में AO क्या चीज़ है, हाइपोटेन्यूज है। अगर हाइपोटेन्यूज छोटी है, अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज ही छोटी है, तो देयरफॉर AM जो है, AM यानी कि A साइन थीटा इज ऑल्सो स्मॉल। किसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हाइपोटेन्यूज ही छोटी है तो बाकी दोनों साइड भी छोटी होगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड होती है। तो अगर ए छोटा है तो मतलब ए साइन थीटा भी छोटा ही है। अब बहुत ध्यान से देखो, ए साइन थीटा छोटा है, सिमिलरली तो ए साइन थीटा बहुत छोटी साइड है। चलिए जी, अब मैं एक बार फिर से दोबारा फिगर बना रहा हूँ। ये हमारा था नेगेटिव चार्ज, ये था पॉजिटिव चार्ज, ये था ए पॉइंट, ये था बी पॉइंट। टोटल डाइपोल की लेंथ कितनी है, 2a, ए हमने इसे माना था, ए इसे माना था, सेंटर से थीटा एंगल पे आर डिस्टेंस दूर एक पी पॉइंट था, इस पे मुझे पोटेंशियल निकालना था। तो एक पोटेंशियल, अच्छा नेट पोटेंशियल कितना आया था फिर, एक तो आया था के क्यू बाई बी पी, जो बी पॉइंट पे चार्ज है उसकी वजह से आंसर आया था के क्यू बाई बी पी डिस्टेंस, एंड ए पॉइंट पे जो चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल कितना आया था, माइनस के क्यू बाई ए पी डिस्टेंस। ए पी और बी पी अब हमें किसी तरह निकालने थे, तो मैंने क्या करा, इस बीच वाली लाइन को मैंने प्रोड्यूस करा, इसको पॉइंट कह दिया था, यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराया जिसको एम नाम दे दिया था, बी से एक परपेंडिकुलर गिराया जिसको एन नाम दे दिया। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज ब्रेक होती है, जिसके साथ एंगल थीटा बन रहा है वो क्या होता है, ए कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा नहीं बन रहा वो क्या होता है, ए साइन थीटा। ए बहुत छोटी चीज़ है तो आर बड़ी चीज़ है, ए बहुत छोटी चीज़ है। अगर ए छोटी है, ए अगर स्मॉल है, तो हमने कहा था विच इम्प्लाइज ए साइन थीटा भी बहुत छोटा होगा आर के मुकाबले में, इज ऑल्सो स्मॉल। चलिए जी, फिर अगर ए साइन थीटा बहुत छोटा है तो देखना, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए एम पी राइट एंगल ट्राइंगल में, ए एम पी, ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, तो हाँ जी ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ए साइन थीटा बहुत छोटा है, अगर ए साइन थीटा बहुत छोटा है, देयरफॉर तो हम क्या कह सकते हैं, ए पी लगभग इक्वल है पी एम के बराबर। ए पी डिस्टेंस मुझे निकालना था, अब मैंने क्या बोल दिया, ए पी लगभग पी एम के बराबर है। और पी एम डिस्टेंस कितना है, पी एम डिस्टेंस कितना है, ओ पी प्लस ओ एम, ओ पी डिस्टेंस कितना है आर, ओ एम कितना है ए कॉस थीटा। तो यानी हमने निकाल लिया जी ए पी डिस्टेंस कितना है, आर प्लस ए कॉस थीटा। अब आप सोचेंगे ए पी और पी एम बराबर कैसे हैं, वैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। जब ये डिस्टेंस बहुत छोटा होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, जैसे कि मान लेते हैं ये 7 है, ये 24 है, आपने सुना होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट, 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर। तो यानी कि जब ये 7 बहुत छोटा हो किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, तो लगभग ये साइड और ये साइड बराबर ही हो जाती है,
100% नहीं होती बट लगभग हो जाती है। तो इसी तरह राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ए एम बहुत छोटा है तो मैंने क्या बोल दिया, लगभग ए पी और एम पी बराबर ही है। तो ए पी डिस्टेंस कितना आ गया, आर प्लस ए कॉस थीटा। सिमिलरली इन राइट एंगल ट्राइंगल बी एन पी, बी एन पी, बी एन पी में भी इस ए को जब मैंने ब्रेक करा था तो ये साइड आई थी ए कॉस थीटा एंड ये साइड आई थी ए साइन थीटा। फिर से अगर ए छोटा है तो ए साइन थीटा छोटा है, अगर ए छोटा है तो ए साइन थीटा छोटा है। अगर ए साइन थीटा छोटा है, ए साइन थीटा छोटा है तो देयरफॉर बीपी जो मुझे डिस्टेंस निकालना था वो लगभग एनपी के बराबर हो जाएगा। और एनपी कितना है, आर माइनस ए कॉस थीटा। तो हमने निकाल लिया जी, बीपी भी निकाल लिया, एपी भी निकाल लिया। अब पोटेंशियल वाली डेरिवेशन में वापस आते हैं। तो नेट पोटेंशियल कितना हो गया, के क्यू बाई बीपी। बीपी कितना है, आर माइनस ए कॉस थीटा माइनस के क्यू बाई एपी। एपी डिस्टेंस कितना आया, आर प्लस ए कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करना है। तो नेट पोटेंशियल कितना आया था, के क्यू बाई आर माइनस ए कॉस थीटा प्लस नहीं माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए कॉस थीटा। देखिए कुछ कॉमन ले सकते हैं तो के क्यू लिया कॉमन, अंदर बचा 1 ओवर आर माइनस ए कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए कॉस थीटा। तो के क्यू एज इट इज आर प्लस ए कॉस थीटा एज इट इज आर माइनस ए कॉस थीटा एज इट इज। तो एलसीएम लिया आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर माइनस ए कॉस थीटा। तो ब्रैकेट्स ओपन किए, आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा ओवर नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और ऊपर आर से आर कट। तो ऊपर आया जी के क्यू 2a कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस के थीटा। चार्ज इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल। तो यानी कि पोटेंशियल कितना आ गया, के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस के थीटा। ये आया जी पोटेंशियल का आंसर। ठीक ठाक इंपॉर्टेंट, लेकिन हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केसिस। तो के पी कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस के थीटा, मतलब छोटे डाइपोल की वजह से आंसर है ये, बड़े की वजह से नहीं। छोटे डाइपोल की वजह से सेंटर से आर डिस्टेंस दूर, थीटा एंगल पे पी पॉइंट पे नेट पोटेंशियल कितना होगा, ये आंसर आया हमारे पास के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस के थीटा। तो इसमें बनते हैं अब दो केसेस। केस वन, एट एक्सियल पॉइंट मतलब छोटे डाइपोल की वजह से सेंटर से आर डिस्टेंस दूर, यहाँ है पी पॉइंट, यहाँ पोटेंशियल बताना है। तो अभी अभी हमने निकाला पोटेंशियल कितना आया था, के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस के थीटा। अब हमें थीटा को क्या डाल देना चाहिए, 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है 1, तो ऊपर आ गया के पी, नीचे आ गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1। तो पोटेंशियल आ गया इतना। ऑल्सो क्योंकि डाइपोल छोटा था तो आर इज ग्रेटर देन ए है, तो देयरफॉर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगभग आर स्क्वायर के बराबर ही हो जाता है। तो एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आया, के पी बाय आर स्क्वायर। ये है जी इंपॉर्टेंट, ये है सी टी एम, कमिट टू मेमोरी, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, के पी बाय आर स्क्वायर। चलिए जी, इसी तरह पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन तो होती नहीं, सीधा आंसर है के पी बाय आर स्क्वायर डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे। तो सेकंड और लास्ट केस, एट इक्वेटोरियल पॉइंट।
तो एक डाइपोल की वजह से, छोटे डाइपोल की वजह से सेंटर से आर डिस्टेंस दूर यहाँ पी पॉइंट पे कहते हैं पोटेंशियल कितना होगा। तो फिर से उसी फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या था, के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस के थीटा, में थीटा को क्या डाल देना चाहिए 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री कितना होता है, जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, तो पोटेंशियल कितना हो गया जीरो। पोटेंशियल की ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट्स। ठीक भी बात है, अगर हमें सीधा ही कहा जाता कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर आंसर निकालो तो इसकी वजह से कितना होगा, माइनस के क्यूब बाय ये डिस्टेंस कितना होता अगर ये ए है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, एंड इस वाले चार्ज की वजह से कितना होता, अभी भी डिस्टेंस तो यही है, तो पोटेंशियल होता जी के क्यू बाय दिस, तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाता, जीरो हो जाता। तो किसी भी डाइपोल की वजह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन पे, यहाँ पे निकाल लो, यहाँ निकाल लो, यहाँ निकाल लो, कहीं पे भी निकाल लो, नेट पोटेंशियल हमेशा कितना होता है, जीरो होता है इक्वेटोरियल लाइन पे, डाइपोल की वजह से। ठीक है जी, नेक्स्ट टाइम हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये थर्ड टॉपिक भी हमारा खत्म हुआ। फर्स्ट क्या था हमारा, इंट्रोडक्शन, सेकंड था कूलम्स लॉ, थर्ड था इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्थ हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ अभी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट टाइम हम इसके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। आपका काम क्या है, बहुत अच्छे से ये थर्ड फोर्थ टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ के रखना, मिक्स्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे इन दोनों के ऊपर। चलिए जी, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। If you like our video, please press the like button and keep sharing the video with your friends.